नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 18 अगस्त 2020, दिन मंगलवार। तो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे, हमारा जो विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में चर्चा करेंगे। और जो खबर आ रही है बीईओ परीक्षा का परिणाम जल्द और मेंस परीक्षा भी ससमय होगी, उसके विषय में चर्चा करेंगे। स्कूल खोलने को गाइडलाइन जारी, एनसीईआरटी ने गाइडलाइन जो है जारी कर दी है स्कूल खोलने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति के विषय में चर्चा करेंगे और जेईई नीट तय समय पर होगी, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है 69,000 शिक्षा भर्ती से संबंधित लीगल टीम ने जो न्यूज़ भेजी है, उसके अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की सुनवाई में 69,000 भर्ती पर सरकार डाटा सबमिट कर सकती है। जो आयोग ने डाटा मांगा है उस पर आज की मुलाकात में एक बात और निकल कर आई है कि इनका 69,000 चयन सूची पर आज तक रुख स्पष्ट नहीं है। क्यों? तो इसलिए है ऐसा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क मामला न्यायालय में लंबित है। इस चयन सूची का कोई औचित्य नहीं है। क्या पता कल को दूसरा पासिंग मार्क न्यायालय से आ गया तो पूरी चयन सूची बदल सकती है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर नहीं है। बाकी 20 अगस्त को सारी बातें खुद स्पष्ट हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से सरकार जो है ऑर्डर के इंतज़ार में बैठी हुई है कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए और उस हिसाब से हम अपना डाटा जो है आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। तो और 20 अगस्त को जो तारीख लगी है, आशा करते हैं उसमें सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ रखेगी, सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आयोग के सामने स्पष्ट करेगी। और रही बात ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो है अगस्त माह में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन इस माह में आपको देखने को मिल सकता है, पूरी जो है उम्मीद है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर जो है कल आई थी कि रिजल्ट में हेर फेर कर पहुंच गई हाईकोर्ट। एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वालों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। कल महिला अभ्यर्थी ने तो अपने फेल अंकपत्र में हेरफेर कर खुद को पास बना लिया और परीक्षा नियामक कार्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी की मूल ओएमआर प्रस्तुत की गई तो पता चला वह वास्तव में फेल है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। उषा देवी परिवर्तित नाम को 69,000 शिक्षक भर्ती में 79 नंबर मिले थे। इंटरनेट से प्राप्त परिणाम में हेरफेर करते हुए अभ्यर्थी ने 79 को 107 बना दिया और नॉट क्वालिफाइड की जगह क्वालिफाइड लिख दिया। यही नहीं, उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी। उसका कहना था कि 12 मई को जारी परिणाम जब उसने 19 मई को डाउनलोड किया तो उसमें पास थी, लेकिन 3 जून को वही परिणाम डाउनलोड किया तो उसमें नॉट क्वालिफाइड दिखाया गया है। 6 अगस्त को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अधिवक्ता ने अभ्यर्थी का परिणाम प्रस्तुत करते हुए बताया वह अपने परिणाम से छेड़छाड़ की है और वह फेल है। इस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो निश्चित रूप से इसमें कई तरीके के केस जो है 69,000 भर्ती में देखने को मिल रहे हैं। जो अभ्यर्थी फेल हैं वो फर्जीवाड़ा कूट रचित दस्तावेजों के सहारे पास होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट या सरकार या आला अधिकारियों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। तो जो है इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। एक खबर ये आ रही है कौशाम्बी ज़िले से। कौशाम्बी ज़िले में जो 69,000 भर्ती में काउंसलिंग हुई थी, उसके जो मूल अभिलेख हैं वो वापस किए जा रहे हैं और सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे वो अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं कि मूल अभिलेख व मूल बैंक ड्राफ्ट, काउंसलिंग के समय प्राप्त मूल प्राप्ति रसीद व फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित दिनांक 19 को सामान्य महिला व पुरुष अभ्यर्थी, विशेष आरक्षण के महिला पुरुष अभ्यर्थी, जबकि दिनांक 20 तारीख को पिछड़ी जाति एवं के पुरुष और 21 को अनुसूचित जाति जनजाति के महिला एवं पुरुष और 24 को समझ छूटे हुए अभ्यर्थियों को 12 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो बिल्कुल जो जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो हैं जमा हैं वो निर्धारित तारीखों में जाकर अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में जो है उनकी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होगी। सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लें। एक ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कल कि प्रवेश परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर सुप्रीम सुनवाई में जेईई मेन व नीट टालने से इनकार।
छात्रों का साल बर्बाद नहीं कर सकते। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेन, 13 सितंबर को नीट प्रस्तावित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र जेईई मेन और नीट यूजी की परीक्षाएं स्थगित करने वाली मांग याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, छात्रों का एक कीमती साल बर्बाद नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। जेईई मेन 1 से 6 सितंबर और नीट 13 सितंबर को प्रस्तावित है। तो माननीय जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, कोरोना के बीच ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, लंबे समय तक छात्रों के भविष्य को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। एनटीए की ओर से परीक्षा में तमाम सावधानियां बरतने की बात की जा चुकी है। हम एजेंसी के फैसले में दखल देकर छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ नहीं कर सकते। याचिका में कोई मेरिट नहीं है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, परीक्षाओं के आयोजन के दौरान पूरी सावधानी और सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद उस याचिका को वापस ले लिया गया जिसमें जेईई और नीट प्रस्तावित तारीख पर ही आयोजित करने की मांग की गई थी। तो निश्चित रूप से जो राहत भरी खबर है अभ्यर्थियों के लिए कि उनका जो साल है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उनका साल बहुत कीमती है, उसको बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा को शुचिता और सावधानी के साथ पूरा करवाना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा एजेंसी और छात्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और एक खबर है, कोरोना महामारी के चलते जो इसको परीक्षा को टलवाना चाह रहे थे और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तुरंत कल शाम में जेईई मेन के प्रवेश पत्र जो हैं जारी कर दिए गए हैं। इसको आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा की जो है 27 जून को 2021 में होगी। सिविल सेवा भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अगले साल 27 जून को आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा अगले साल 17 सितंबर से शुरू होगी। तो सिविल यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जो है जारी कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारी परीक्षाएं नियत समय पे निर्धारित तारीखों पर ही होंगी। तो अगली खबर बीओ परीक्षा के विषय में। तो बीओ परीक्षा का प्री का जो रिजल्ट है वो जल्द आएगा और मेंस जो है अपना समय पर ही होगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जल्द आएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी की है। इससे साफ है मुख्य परीक्षा अपने तय तारीख 6 दिसंबर को होगी। मुख्य परीक्षा की तारीख में कोई हेरफेर होने के आसार नहीं है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में अपेक्षा से कठिन प्रश्न पूछे गए थे। इसके मद्देनजर मुख्य परीक्षा तय समय पर व पेपर स्तरीय होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को बीओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया था। परीक्षा का पेपर स्तरीय था। अभ्यर्थियों को उलझाने के लिए अधिकतर प्रश्न घुमाकर पूछे गए थे। साथ ही प्रश्नों के दोहराव की समस्या भी नहीं थी। पेपर में इंटर स्तर का गणित का प्रश्न पूछा गया जिसे हल करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। कूट आधारित जनसंख्या आंकड़े और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन विज्ञान, पर्यावरण, गणित व हिंदी, तर्कशक्ति, भूगोल, इतिहास, राजस्थान से प्रश्न पूछे गए थे। इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना संक्रमण मौजूदा घटनाक्रम से जुटे प्रश्न नहीं आए, लेकिन मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है वो काफ़ी पहले ही बन गया था और डिसाइड हो गया था, जिस वजह से जो करंट अफेयर, जो कोरोना महामारी या अन्य घटनाक्रम थे करंट के, उनके प्रश्न जो है नहीं पूछे गए। लेकिन मेंस में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो करंट है वो कोरोना या जो नवीन घटनाक्रम है उसके आधार पर पूछी जाएगी, क्योंकि अब उसका पेपर अब बनेगा। ठीक है, बाकी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि प्री का रिजल्ट जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषित करने की तैयारी कर ली है आयोग ने। और मेंस जो है 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए भी आयोग कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सभी अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे रहें और परिणाम जो है इसका सार्थक आने की उम्मीद है। एक बहुत राहत वाली खबर आ रही है। 4 साल बाद शुरू होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। प्रदेश भर के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 18 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई है।
चयन बोर्ड के शिक्षकों के 22,000 के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। इनमें से कुछ पद 2 बार आने के कारण हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया। बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों के लिए आवेदन लिए थे, और जो इसके परीक्षा शुल्क हैं हर उसके लिए बढ़ाए गए हैं, वृद्धि कर दी गई है। पहली बार मिलेगा 10% EWS आरक्षण। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में पहली बार वंचित वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए चयन बोर्ड ने अपनी नियमावली में संशोधन कर लिया है। आने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है कि 18 से 20,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। बहुत जल्द जो है इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। संभवतः अगस्त अंत या सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आप सभी के मध्य होगा। तो सभी लोग इसकी तैयारी में जो है जुट जाएं। टीजीटी पीजीटी के लिए जो है बीएड अनिवार्य होता है योग्यता में, तो सभी जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और अगली खबर जो है, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा परिचय पत्र। तो बिल्कुल परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों को जल्दी परिचय पत्र दिए जाएंगे। इसे बनवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले चरण में नियमित शिक्षकों के लिए, उसके बाद शिक्षा मित्रों व निदेशकों के लिए परिचय पत्र बनवाए जाएंगे। समन्वयक सुनीता चौधरी ने बताया, परिचय पत्र बनाने के लिए मार्च में ही टेंडर हुए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वित्तीय सत्र बीत जाने की वजह से जो बजट आया था फंस गया। बाद में उस बजट को पुनः जारी करवाने के लिए शासन से पत्र लिखा गया। अब बजट की अनुमति मिल गई है, जिलाधिकारी से भी अनुमति के लिए पत्र लिखा जा रहा है। शुरू में करीब 11,000 शिक्षकों के परिचय पत्र बनने हैं। तो बिल्कुल जो परिचय पत्र हैं वो सभी शिक्षकों के लिए, परिषदीय शिक्षकों के लिए अनिवार्य होंगे और सभी के जो है बनाए जाएंगे। तो अच्छी खबर है। एक जो राज्य सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की है, यूपी में बना महिला और बाल सुरक्षा संगठन। महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रदेश में महिला बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन किया है। साथ ही एडीजी महिला व बाल विकास सुरक्षा का नया पद बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल विपक्षी दल कांग्रेस, सपा, बसपा विभिन्न जिलों में हो रही घटनाओं के मद्देनज़र लगातार प्रदेश सरकार को आड़ो हाथे ले रही थी। प्रभावी कार्रवाई के निर्देश के बावजूद अपराध थम नहीं रहे थे। वर्तमान में पुलिस विभाग में कार्यरत महिला उत्पीड़न संबंधी सभी यूनिट, मसलन सम्मान प्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ, हेल्पलाइन 1090 आदि इसी नए संगठन में शामिल होंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी महिला और बाल संरक्षण को हितों में ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने पहल की है, और इसके लिए एडीजी महिला एवं बाल विकास नया पद जो है सृजित किया है। और इसके लिए जो है पूरी तैयारी जो है सरकार ने कर ली है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से इस विभाग को जो है और इस पहल को जो है अंजाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। तो हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सोमवार को कहा कि नए शिक्षा नीति का विज़न भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। यह नीति न्यू इंडिया बनाने की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों को उनकी भूमिका फिर से परिभाषित करने की स्वतंत्रता देगी। यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कुलपतियों के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। निशंक ने कहा, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा से ज्ञान का सही उपयोग किया है और उससे दुनिया को लाभान्वित किया है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उच्च शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभपुरी जैसे विश्वविद्यालयों का अस्तित्व इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि भारत में शिक्षा की पुरानी परंपरा रही है, जिससे भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के इन प्राचीन विश्वविद्यालयों ने तिब्बत, चीन, ग्रीस, फ्रांस और मध्य एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। वेदों, उपनिषद के रूप में भारत की ज्ञान प्रणालियों को क्रमशः 1800 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व में पता लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हमने पहले भी इन सब चीज़ों पर चर्चा की थी। जो भारत का विश्वगुरु का जो तमगा था उसको फिर से भारत को देने की तैयारी जो है चल रही है। नई शिक्षा नीति में इसके लिए भरसक प्रयास किए गए हैं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालयी शिक्षा तक सभी स्तरों पर जो सुधार की आवश्यकता थी वो इस नई शिक्षा नीति में शामिल किए गए हैं। बस ज़रूरत है इन पे अमल करने की, इनको रंग रूप देने की और इनको
अगर इनका पालन दृढ़ता के साथ कर लिया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम फिर से दुनिया में शिक्षा की नई अलग जगाते हुए दुनिया के अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और जिस तरीके से पहले के ज़माने में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तो वर्तमान में भी वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो हमें बस उसका दृढ़ता से पालन करना है। एक और खबर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र और सरोज यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट में 3 वकीलों व केरल हाई कोर्ट में 2 वकीलों व 2 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 14 अगस्त को हुई बैठक में 3 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की प्रोन्नति और नियुक्ति के प्रस्तावों पर विचार के बाद मंजूरी दे दी। कॉलेजियम ने उत्तर प्रदेश में 4 न्यायिक अधिकारियों संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र और श्रीमती सरोज यादव को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 वकीलों वैभवी देवांग नानावती, निर्झर कुमार सुशील देसाई और निखिल श्रीधरन करील को गुजरात हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारे हाई कोर्ट को 4 नए माननीय जज जो हैं मिले हैं, और जिससे जो कोर्ट में अदालतों में केसों के जो अंबार लगे हुए हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।